तो जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में काफ़ी चीज़ें सीख ली थी, काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी। स्टार्टिंग से जब हमने इतिहास शुरू किया था तो इतिहास को 3 भागों में बांटते हुए उसके बारे में जानने की कोशिश की थी। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। यानी कि भारतीय इतिहास को जब 3 भागों में हम बांट के पढ़ते हैं तो उनमें से सबसे पहला जो भारत का इतिहास मिलता है वो है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। तो जब हम प्राचीन भारत का इतिहास की बात करते हैं तो प्राचीन में सारी चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि हमारे वेद पुराण से लेकर के जितनी भी जानकारी हमको मिलती है उन सब की इन्फॉर्मेशन हम निकाल करके प्राचीन भारत में हम डालते हैं। मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है लगभग 712 ईस्वी से लेकर के और ये आपका 1707 ईस्वी तक चलेगा। ये कहलाएगा आपका मिडिवल इंडिया, यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास। और इसके बाद फिर आता है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत के इतिहास में जब हम पढ़ते हैं तो 1707 से लेकर के 1947 तक का फर्स्ट पीरियड होगा और फिर 1947 से लेकर के आज तक का ये जो यानी कि बिल्कुल आज़ाद भारत का इतिहास कहलाएगा। तो यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास में हम 2 भाग पढ़ेंगे। पहला कौन सा होगा? वो इतिहास होगा जो किसी डोमिनेंस के अंतर्गत था, जैसे कि ब्रिटिश कॉलोनी के अंतर्गत जब इंडिया हुआ करता था उसका इतिहास, यानी कि 1707 से लेकर के 1947 तक 1947 तक, यानी कि बिफोर इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत जब तक आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले का इतिहास। और दूसरा उसके बाद का इतिहास 1947 से लेकर के आज तक का इतिहास। तो हम बात करेंगे सिर्फ 1947 तक की। तो ये क्या कहलाएगा? आधुनिक भारत। हालांकि उसके पहले भी उसको 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। एक तो आपका कहलाएगा आधुनिक भारत का इतिहास होगा, उसमें एक तो ब्रिटिश कॉलोनी के तहत जो इतिहास बनेगा वो, और दूसरा फिर जब गांधी जी वापस आ जाते हैं 1915 में 1915 में, तो उसके बाद फिर गांधीयन युग के नाम से आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ते हैं। तो जब हम फर्स्ट लेक्चर में हम बात कर चुके हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए कुछ सोर्सेस होंगे और उन सोर्सेस में हमने धर्म ग्रंथ लिया था, ऐतिहासिक ग्रंथ लिए थे, विदेशियों का विवरण लिया था और कुछ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत उसके कुछ साक्ष्य लिए थे। इन साक्ष्यों के आधार पर हमने प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ा था। धर्म ग्रंथ हमने देख लिए थे, ऐतिहासिक ग्रंथ भी हमने कुछ देख लिए थे और इसके बाद आते हैं विदेशियों के विवरण पे। और लास्ट जो होगा यानी कि कार्बन डेटिंग प्रणाली के आधार पर या आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के से प्राप्त हमें जो जानकारी मिलती है उसकी इतिहास के बारे में देखेंगे। तो जब हम विदेशी विवरण का बात करते हैं तो विदेशी यात्री कौन कौन से आए भारत में जिन्होंने यात्राएं की, अपने वृत्तांत लिखे, यात्रा वृत्तांत लिखे और किसी भी तरीके की जानकारी हमको प्रोवाइड करवाई। उन किताबों से या उन बुक्स से या उन राइटर्स से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमारे यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी के रूप में उद्घृत होती है। जैसे अगर हम सबसे पहले हम बात करें तो टेरियस हुआ करते थे। टेरियस ये एक यूनानी रोमन थे। यह ईरान का राज्य वैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है, मतलब इस पर बिलीव करने योग्य नहीं है। इन्होंने बहुत सारी भारत के बारे में कहानियाँ बता दी थी। दूसरी है हेरोडोटस। इसे इतिहास का जनक भी कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी काफ़ी ज़्यादा अफवाहों से प्रेरित रहा। दूसरा जो है सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निराकश, आने सिक्रेटस, ऑस्टियोबुलस का विवरण अधिक प्रामाणिक व विश्वसनीय माना जाता है। और चौथे जो थे मेगास्थनीज, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय के बारे में जानकारी लिखी हुई है। 5वें डाइमेकस, ये सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था,
जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्योत्तर समाज से मिलता जुलता है, यानी कि मौर्य युग से संबंधित है। छठवें हैं डायनोसियस। यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। चौथा आपको याद रखना है टॉलमी। इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक एक पुस्तक लिखी थी। इसकी पुस्तक का नाम भी याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और 8वें नंबर पे प्लिनी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। इसके बाद जब हम बात करते हैं चीनी लेखकों में, तो जैसे कि ह्वेनसांग और फाहियान, ये दो नाम इम्पॉर्टेंट हैं। आप याद रखना है कि चीनी यात्री जो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया हुआ था, इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज को एवं संस्कृति के बारे में काफ़ी चीज़ें लिखी है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है। 14 वर्षों तक भारत में रहा। दूसरा यात्री ह्वेनसांग। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कापिश पहुंचा था। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया था। यह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करने के लिए ले जाने के लिए आया था। इसकी एक किताब है सीयूकी करके है, बहुत प्रसिद्ध है। और इसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने 138 देशों की यात्रा की हुई है, अपनी बुक में बताया हुआ है। और जब ये भारत आया था, ह्वेनसांग जब भारत आया था तो नालंदा विश्वविद्यालय में जब इन्होंने रिसर्च कर रहे थे, तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर थे, यानी कि कुलपति थे, आचार्य शीलभद्र थे। फिर इसके बाद ध्यान रखना है अरबी लेखक। अरबी लेखक में पहला नाम है अलबुरीनी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति थी किताब उल हिंद, या इसी को तहकीक हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अगर हिंदी में इसका मतलब देखें तो हिंदी में इसका मतलब होता है भारत एक खोज या भारत की खोज। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल, मापन विधियाँ, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि के विषय में आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इस राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। और दूसरे जो यात्री हैं अरबी इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया इसका यात्रा वृत्तांत है जिसको रेहला कहा गया है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा संस्कृति जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता हुआ 1333 में दिल्ली पहुँचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का काजी नियुक्त कर देता है। काजी दैट मीन्स न्यायाधीश नियुक्त कर देता है। कुछ अन्य लेखक भी है, आपको ध्यान पे रखना है, जैसे तारानाथ यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्योर तथा तंग्योर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और दूसरा आपको याद रखना है मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। और जो इसके बाद फिर साक्ष्य मिलते हैं कार्बन डेटिंग के आधार पर, पुरातात्विक साक्ष्य, तो 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बेगाज कोई यानी एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नाशत्य को अश्विनी कुमार के नाम से भी जाना जाता है, के नाम मिलते हुए हैं। भारत में इन्होंने बताया कार्बन डेटिंग के आधार पर कि भारत में जो भागवत धर्म फैला हुआ था, भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के बेस नगर इनकी विदिशा, आजकल बेस नगर को विदिशा के नाम से जाना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, गरुड़ स्तंभ के लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र भी हाथी कुंभा अभिलेख में हुआ है।
सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख किया गया है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख शासक भानुगुप्त के द्वारा प्राप्त जानकारी मिलती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर ही लिखा गया है। यानी कि सातवाहन डायनेस्टी की जितना भी इतिहास लिखा गया है, जितना भी इतिहास मिलता है, वो केवल और उनके अभिलेखों के आधार पर ही लिखा गया है। उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन अलग जगह से नहीं मिल पाई। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरा स्थल बुर्ज होम से गर्तावास यानी कि गड्ढा घर यह साक्ष्य मिलता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। प्राचीनतम सिक्कों का आहत सिक्के कहा जाता था और इसको साहित्य में काशार्पण भी कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने ही किया था। यानी कि सिक्कों पर जो लिखने का कार्य है वो सबसे पहले यवन शासकों ने किया था। समुद्रगुप्त की प्रतिमा वीणा बजाते हुए मिली, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी हुआ करता था। अरिकमेडु पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। कुछ अभिलेख हैं जो आपको याद रखना है। अभिलेख और उनके शासक, जैसे हाथी कुंपा अभिलेख, यह कलिंग राजा खारवेल के शासक ने लिखवाया था। जूनागढ़ का अभिलेख रुद्रदामन ने लिखवाया था। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन ने लिखवाया था। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज ने लिखवाया था। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त ने लिखवाया था। और इम्पॉर्टेंट है एहोल अभिलेख, जो पुलकेशिन द्वितीय ने लिखवाया था और रवि कीर्ति ने इसको लिखा था। अभिलेखों का जो अध्ययन है वो एपिग्राफी के नाम से जाना जाता है। अभिलेखों का अध्ययन को एपिग्राफी के नाम से जाना जाता है। यहाँ से हमको ये भी जानकारी मिलती है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में किस प्रकार की शैली विद्यमान हुआ करती थी। अगर हम बात करें कि उत्तर भारत में मंदिरों की कला की शैली जो थी वो नागर शैली थी और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली थी। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव मिलता है, अतः यह वेसर शैली कहलाती है। मतलब आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिलता है कि दक्षिणी शैली, या ऐसे बोल सकते हैं कि नागर शैली और द्रविड़ शैली की मिक्स शैली को किस नाम से जाना जाता है, तो आप बता सकते हैं कि वो वेसर शैली कहलाएगी। पंचायतन शब्द यूज होता है मंदिर बनाने में। इसका मतलब क्या होता है? पंचायतन का मतलब है कि हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब उसमें एक प्रमुख मंदिर होगा और उस प्रमुख मंदिर के साथ साथ 4 और मंदिर बनाए जाएंगे, यानी कि टोटल 5 मंदिर बनेंगे। और जो प्रमुख मंदिर होगा 4 मंदिरों से घिरा हुआ होगा, तो उसको पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर कहा जाता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण जैसे कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश और गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र इसके प्रमुख उदाहरण है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे स्टार्ट हुई, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। यानी कि उसका जो जीवन काल है या काल समय है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व या 1700 ईसा पूर्व तक किसी किसी बुक में मिलता है। फिर हमने वैदिक सभ्यता देखनी थी, तो अब इसके बाद यानी कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो वैदिक सभ्यता के ऊपर होगा और इसके बाद फिर हम धर्म के बारे में पढ़ते हुए इतिहास को इसी तरीके से कवर करेंगे शॉर्ट वीडियो में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। तब तक पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। और 2 साल के अंदर ही आपको पता ही है कि भारत सरकार का टारगेट भी है 10 लाख नौकरी देना। तो आप जल्दी से जल्दी इन सारी चीज़ों में फिट बैठिए और तैयारी अपनी जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।